नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दुखद घटना पर बात करने वाले हैं। एयर इंडिया की उड़ान AI-171 जो अहमदाबाद से लंदन जा रही थी, उसके हादसे से जुड़े एक विश्लेषण रिपोर्ट आई है और हम उसी पर गहराई से चर्चा करेंगे। जी, ये वाकई बहुत ही भयावह हादसा था। रिपोर्ट के मुताबिक 12 जून की बात है। एयर इंडिया का बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान रजिस्ट्रेशन नंबर VTANB हाँ। अहमदाबाद से लंदन गैटविक के लिए उड़ान भर रहा था। लेकिन टेक ऑफ के बस कुछ ही सेकंड्स बाद विमान ने अचानक ऊंचाई खोनी शुरू कर दी। कुछ ही सेकंड्स में? हाँ बिल्कुल। पायलट ने मीडे कॉल भी किया, मतलब आपातकालीन सिग्नल भेजा, लेकिन विमान संभल नहीं पाया और रनवे के पास ही वो जो BJ मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है उसकी इमारत से टकरा गया। ओहो। और फिर उसमें जबरदस्त विस्फोट हो गया। ये सब दोपहर के करीब 1:39 पर हुआ। टेक ऑफ के फौरन बाद ऐसा होना, ये तो मतलब कल्पना करना भी मुश्किल है। रिपोर्ट में हताहतों के बारे में क्या बताया गया है? आंकड़े क्या कहते हैं? आंकड़े बहुत ही दुखद हैं। विमान में कुल 242 लोग सवार थे, 230 यात्री और 12 क्रू सदस्य। इनमें से सिर्फ एक व्यक्ति को छोड़कर बाकी सभी 241 लोगों की मौत हो गई। हे भगवान, 241 लोग! और जमीन पर भी तो नुकसान हुआ होगा। आप कह रहे थे हॉस्टल की इमारत से टकराया? जी हाँ, वही सबसे दर्दनाक पहलू है इसका। विमान एक रिहायशी इमारत पर गिरा तो जमीन पर भी भारी तबाही हुई। हॉस्टल में उस वक्त मौजूद 19 और लोगों की जान चली गई। यानी कुल मिलाकर? हाँ, और जमीन पर 60 से ज्यादा लोग घायल भी हुए। तो अगर कुल मरने वालों की संख्या देखें तो वो लगभग 274 के आसपास पहुंच जाती है। 274? ये तो बहुत बड़ी त्रासदी है। और पीड़ितों में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी का नाम भी है शायद? जी हाँ, वो भी इसी दुर्भाग्यपूर्ण उड़ान में सवार थे। और आपने कहा कि सिर्फ एक व्यक्ति बचा। ये कैसे संभव हुआ? हाँ, ये लगभग अविश्वसनीय लगता है, लेकिन सच है। सीट नंबर 11A पर बैठे थे विश्वास कुमार रमेश। वो किसी तरह इमरजेंसी एग्जिट से बाहर निकलने में कामयाब रहे। कमाल है, इतने बड़े हादसे में किसी का इस तरह बच जाना। बिल्कुल किसी चमत्कार से कम नहीं। जाहिर है बचाव कार्य बहुत मुश्किल रहे होंगे। एक तो इतना बड़ा हादसा, ऊपर से आबादी वाले इलाके में। निश्चित रूप से। रिपोर्ट में इसका जिक्र है। NDRF यानी राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल और NSG राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, साथ में स्थानीय प्रशासन, सबने बहुत ही चुनौतीपूर्ण हालात में काम किया। मलबा हटाना, शवों को निकालना। हाँ, और घायलों को अस्पताल पहुंचाना भी। बिल्कुल। सिविल हॉस्पिटल और BJ मेडिकल कॉलेज के जो इमरजेंसी वार्ड थे उन पर जबरदस्त दबाव आ गया था। रिपोर्ट कहती है कि 250 से ज्यादा डॉक्टरों को फौरन ड्यूटी पर बुलाया गया था। और पहचान का काम, इतने सारे पीड़ित, वो भी एक बड़ी चुनौती थी। पहचान पक्की करने के लिए 250 से ज्यादा पीड़ितों के DNA सैंपल लेने पड़े। ये एक बहुत ही, आप समझ सकते हैं, जटिल और लंबी प्रक्रिया होती है। बिल्कुल। ये तो हुई बचाव और पहचान की बात। लेकिन अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि आखिर हुआ क्या था? ये हादसा हुआ कैसे? जांच कहां तक पहुंची है? कौन कर रहा है जांच? देखिए, भारत की जो मुख्य एजेंसी है विमान दुर्घटना जांच के लिए, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AIIB, वो इस जांच का नेतृत्व कर रही है। AIB, हाँ। उनके साथ DGCA मतलब डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन और भारतीय मौसम विभाग भी शामिल हैं। और क्योंकि ये विमान अमेरिकी था, बोइंग का, इंजन भी अमेरिकी थे, GE के, और उड़ान UK जा रही थी। अच्छा, तो अंतर्राष्ट्रीय मदद भी ली जा रही होगी? जी हाँ, बिल्कुल। अमेरिका की NTSB जो उनकी ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड है, और UK की AIB, ये दोनों तकनीकी सहायता दे रही हैं। बोइंग कंपनी और इंजन बनाने वाली GE के एक्सपर्ट्स भी जांच में सहयोग कर रहे हैं। और सबसे जरूरी चीज, विमान के ब्लैक बॉक्स, वो मिले या नहीं? हाँ, ये एक अच्छी खबर है। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर FDR और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, जिन्हें हम आमतौर पर ब्लैक बॉक्स कहते हैं, वो दोनों बरामद कर लिए गए हैं। अच्छा, तो अब उनसे पता चल पाएगा कि क्या हुआ था? उम्मीद तो यही है। FDR में विमान की उड़ान से जुड़े सैकड़ों पैरामीटर्स रिकॉर्ड होते हैं, स्पीड, ऊंचाई, इंजन की परफॉर्मेंस वगैरह। और CVR में कॉकपिट की सारी बातचीत और दूसरी आवाजें रिकॉर्ड होती हैं। इन दोनों का विश्लेषण अभी दिल्ली में चल रहा है। तो क्या शुरुआती तौर पर कुछ अंदाजा लगा है कि हादसा क्यों हुआ होगा? कोई थ्योरी? देखिए, जांच अभी बहुत शुरुआती स्टेज में है, तो कुछ भी पुख्ता तौर पर कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन कुछ संभावनाओं पर विचार जरूर हो रहा है। एक थ्योरी ये है कि शायद विमान के दोनों इंजनों ने एक साथ काम करना बंद कर दिया। दोनों इंजन एक साथ?
ये तो बहुत रेयर होता है ना? हाँ, ये बहुत ही असामान्य स्थिति होती है। या फिर हो सकता है हाइड्रोलिक सिस्टम में कोई बड़ी खराबी आ गई हो, जिससे विमान को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया, या कोई और मैकेनिकल फेलियर हुआ हो। एक और थ्योरी जो कुछ विशेषज्ञ बता रहे हैं वो है फ्यूल कंटामिनेशन की, मतलब ईंधन में किसी तरह की मिलावट, क्योंकि मिलावटी ईंधन ही शायद ऐसा कारण हो सकता है जो दोनों इंजनों के एक साथ प्रभावित कर दे। अच्छा, ये भी एक एंगल है। इसके अलावा फ्लैप सेटिंग्स सही थी या नहीं, लैंडिंग गियर को वापस अंदर लेने में कोई दिक्कत तो नहीं आई, इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल हुआ या नहीं, सिस्टम ने कोई चेतावनी दी थी या नहीं, इन सब छोटे छोटे पहलुओं की भी बारीकी से जांच हो रही है। तो मतलब कई सारी चीजें हैं देखने के लिए। अब आगे क्या होगा? जांच की कोई टाइमलाइन है? कब तक पता चलेगा कुछ? अभी तो ब्लैक बॉक्स डेटा को डाउनलोड और एनालाइज किया जा रहा है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ भी मदद कर रहे हैं। इस हादसे को लेकर 9 जुलाई को संसद में एविएशन सेफ्टी पर एक रिव्यू मीटिंग भी रखी गई है। अच्छा। और नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक हाई लेवल जांच समिति भी बनाई है। उम्मीद की जा रही है कि कोई शुरुआती रिपोर्ट शायद 30 दिन के अंदर आ जाए और पूरी विस्तृत रिपोर्ट आने में करीब 3 महीने लग सकते हैं। ये हादसा जैसा बताया जा रहा है 2020 के बाद भारत का सबसे घातक विमान हादसा है। इसका असर एविएशन इंडस्ट्री पर कैसा दिख रहा है? असर तो दिख रहा है। डीजीसीए ने तुरंत एक्शन लेते हुए एयर इंडिया को एक सेफ्टी वार्निंग जारी की है और उनके जो बाकी बोइंग 787 विमान हैं उन सब की जांच के आदेश दिए हैं। ये जरूरी भी है। बिल्कुल। ये घटना सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि ग्लोबली एविएशन सेफ्टी पर फिर से एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। और जैसा हमने पहले कहा, अमेरिका की एनटीएसबी, एफएए, ब्रिटेन की एएआईबी, बोइंग, जीई, इन सब का जांच में शामिल होना दिखाता है कि ये मामला कितना गंभीर है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पर ध्यान दिया जा रहा है। तो आज हमने इस विश्लेषण रिपोर्ट के आधार पर AI 71 हादसे से जुड़े मुख्य तथ्यों को समझा, बचाव कार्यों की चुनौतियों को जाना और जो जांच चल रही है उसकी प्रक्रिया पर बात की। जी हाँ, और अब सबकी नजरें इसी पर हैं कि ब्लैक बॉक्स के विश्लेषण से क्या निकलता है और जांच समिति की रिपोर्ट क्या कहती है।